हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम लोग रिट के बारे में पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में पढ़े थे, जिसमें कि हमने देखा था कि भारतीय नागरिकों को वो कौन से अधिकार मिले हुए हैं जिनका उपयोग वो अपने जीवन में कर सकते हैं। लेकिन यदि उस अधिकार का उल्लंघन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत जो लिखा हुआ है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसके तहत यदि किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय एवं अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकती है। ये रिट क्या है उस चीज को हम लोग समझेंगे। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि रिट 5 प्रकार के होते हैं। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण में का मतलब है शरीर को प्रस्तुत करना। अर्थात यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर नजदीकी मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायालय में उपस्थित करवाना होगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब हो गया गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना। और यदि गिरफ्तारी का कारण और तरीका गैर कानूनी हो तो उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, रिहा किया जा सकता है। यदि गिरफ्तारी का कारण या तरीका अवैध हो, गैर कानूनी हो, तो बंदी को छोड़ा जा सकता है। इस तरह से यदि बंदी का जो गिरफ्तार करने का कारण गैर कानूनी हो या तरीका गैर कानूनी हो तो उसे छोड़ दिया जाएगा। दूसरा है रिट परमादेश। परमादेश अर्थात परम आदेश, यानी यह अब आदेश कौन देगा? तो यह आदेश न्यायालय देगी, उच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय। किसको देगी? तो जो सरकारी विभाग के कर्मचारी हैं, सरकारी विभाग के कर्मचारी, सरकारी विभाग के कर्मचारी या अधिकारी या राज्य द्वारा पोषित कोई भी अधिकारी जिसे राज्य सरकार से वित्त मिलता हो या राज्य सरकार के पदाधिकारी, ये इसको आदेश देगा। कौन? न्यायालय। यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता हो, यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा हो तो उसे अपने कर्तव्य का पालन करने कहा जाएगा। कर्तव्य का पालन करने कहा जाएगा। अर्थात
परम आदेश किसको कौन जारी करेगा? तो उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय। किसको जारी करेगा? तो सरकारी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी या राज्य सरकार के पदाधिकारी जो उनको किया जाएगा। किस लिए? यदि उसके कर्तव्य, वह अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता हो, जिसके वजह से मौलिक अधिकार किसी का छीना जा रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विभाग को अपना कार्य करने के लिए न्यायालय रिट जारी करेगी। तीसरा है उसके बाद प्रतिषेध। प्रतिषेध जो है, यह ऊपर के न्यायालय अपने निचले न्यायालय को जारी करती है। जैसे सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट को रिट जारी करेगी प्रतिषेध का, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को जारी करेगी। प्रतिषेध का मतलब है ऊपर के न्यायालय अपने निचले न्यायालय को जारी करती है। कब जारी करती है? तो जब निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर की सुनवाई करता हो, से ऊपर का कि ऊपर के मुकदमे की सुनवाई करता है। यानी जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कोई ऐसे मुकदमे की सुनवाई कर रहा हो जो उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, तो हाई कोर्ट उसे इस बात से रोक सकती है, यह आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए आप इस कार्य को नहीं करें। और इसका ये जो है रिट जो है, ये प्रतिषेध कहलाती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे उत्प्रेषण। उत्प्रेषण भी ठीक उसी प्रकार से प्रतिषेध की तरह ही है, लेकिन इसमें जो है ऊपर के न्यायालय जो है निचले न्यायालय को यह आदेश देती है कि उस मुकदमे को हस्तांतरित करे, यानी कि ऊपर के कोर्ट में भेजे। यानी यह भी सेम है, ऊपर के न्यायालय अपने निचले न्यायालय को मुकदमे को हस्तांतरित करने के लिए कहती है। तो ये कब कहती है? जब निचली अदालत के अधिकार क्षेत्र में वह मुकदमा नहीं हो, तो ऐसे केस में जो ऊपर के न्यायालय हैं वह यह कहती है कि उस मुकदमे को ऊपर ट्रांसफर किया जाए। उसके बाद पांचवा है अधिकार परीक्षा। यह अधिकार परीक्षा जो है, यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से कोई पद ग्रहण कर लेता है, तो उसे जवाब देने के लिए कहा जाता है। यह अधिकार परीक्षा के अंतर्गत आती है। यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से कोई पद ग्रहण कर लेता है तो उसे जवाब देने के लिए कहा जाता है और उसे उसके कर्तव्य से रोका जाता है, उसके कार्य से रोका जाता है। तो ये सभी जो हैं, ये क्या है? रिट है, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय जारी करती है जब किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन होता है।
तो 5 तरह के मौलिक रिट जारी कर सकती है। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना। दूसरा, परम आदेश, यानी किसी भी सरकारी विभाग के कर्मचारी, अधिकारी या राज्य सरकार से वेतन प्राप्त व्यक्ति को यदि अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है तो उसे अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद प्रतिषेध, यानी कि ये ऊपर के न्यायालय अपने निचले न्यायालय को जारी करती है। यदि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से ऊपर के मुकदमे की सुनवाई करता है। उत्प्रेषण में भी वही बातें हैं कि यदि निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऐसे मुकदमे को उसके ऊपर के न्यायालय यह कह सकती है कि आप उसे हस्तांतरित करें। उसके बाद अधिकार परीक्षा, यदि कोई व्यक्ति गैर कानूनी ढंग से कोई पद प्राप्त कर लेता है तो उसे उसके कार्य करने से रोका जाता है। तो यह थी 5 तरह के रिट के बारे में। हम लोग इससे पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में पूरी डिटेल से पढ़ चुके हैं और इस वीडियो में हम लोग रिट के बारे में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ी बहुत हम लोग और भी जानते हैं। जैसे मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा अनुच्छेद 12 से 35 तक है, लेकिन हम लोग जो पढ़े हैं वो 14 से लेके 32 तक ही पढ़े हैं अभी। तो अनुच्छेद 12 क्या है? अनुच्छेद 12 जो है यह है राज्य के अधीन कर्मचारी के बारे में। जैसे कि मौलिक अधिकार जो है वह कहा गया है कि सरकार के कृत्य के विरुद्ध यह एक न्यायिक नागरिक को दिया जाता है न्याय। तो राज्य अर्थात मतलब क्या है कि राज्य के बारे में इसमें कौन कौन से आते हैं? राज्य, हालांकि ये राज्य स्टेट के बारे में नहीं, राष्ट्र। इसमें विधायिका यानी कि सांसद कह सकते हैं, विधानमंडल के सदस्य, जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं सभी के बारे में कहा गया है कि यह मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर सकती है। तो यही चीज है कि इन सब से एक बचाव का तरीका मौलिक अधिकार है। यानी कि अनुच्छेद 12 में कहती है कि राज्य के कृत्य के विरुद्ध नागरिक को मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। अनुच्छेद 13 कहता है कि अगर संविधान में संशोधन होती है, मौलिक अधिकार में संशोधन की जाती है तो उसको बढ़ाया जा सकता, अधिकार को कम नहीं किया जा सकता। यदि ऐसा कोई कानून बन जाती है, यदि कोई कानून ऐसा बन जाती है कि मौलिक अधिकार का हनन हो रहा हो तो उसको शून्य घोषित किया जाएगा। यानी कि मौलिक अधिकार के हनन होने पर किसी भी कानून को, किसी अन्य कानून को शून्य समझा जाएगा। तो अनुच्छेद 12 और 13 हो गए। अब हम लोग चलते हैं 32 जो थी, 32 का 33, 34 और 35 ये क्या थी? तो अनुच्छेद 33 थी। अब मौलिक अधिकार में आपने देखा कि स्वतंत्रता का अधिकार था, जिसमें कि बोलने की का अधिकार था, शांतिपूर्वक सम्मेलन का जाता था। लेकिन जो देश के सशस्त्र बल होते हैं, जैसे आर्मी हो गए, बीएसएफ हो गए, उनको कुछ मौलिक अधिकार से वंचित रखा जाता है। उनके मौलिक अधिकार को सांसद के द्वारा निर्माण किया जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसे स्थिति में देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उनके कुछ अधिकारों को वंचित रखा जाता है। तो सांसद द्वारा सशस्त्र बल के लिए मौलिक अधिकार की व्याख्या, यह देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत ही जरूरी होती है, इसलिए सशस्त्र बल को कुछ अधिकार से वंचित रखा जाता है। अनुच्छेद 34 कहता है किसी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ लगा हुआ हो, यानी कि सैन्य कार्यवाही, मार्शल लॉ अर्थात सैन्य
कार्य। किसी क्षेत्र में यदि मार्शल लॉ लगा हो, सैन्य कार्य चल रहा हो, तो वहां भी मौलिक अधिकार से वंचित रखा जा सकता है। अनुच्छेद 35 कहता है कि सांसद द्वारा मौलिक अधिकार में परिवर्तन, यानी अगर सांसद चाहे तो वह मौलिक अधिकार में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन वह परिवर्तन ऐसा नहीं हो कि वह मौलिक अधिकार को कम कर रहा हो, बल्कि उसे बढ़ा रहा हो। क्योंकि अनुच्छेद 13 कहता है यदि ऐसा कोई संशोधन होता है जिसमें मौलिक अधिकार की हनन होती है तो उस कानून को शून्य समझा जाएगा। ये चीजें अब देखिए किन स्थितियों में मौलिक अधिकार को हटाया जा सकता है, किस वजह से। देखिए अनुच्छेद 352 अगर लागू होती है, यानी कि अनुच्छेद 352 में क्या थी, राष्ट्रीय आपात, यानी कि अगर देश में आपातकाल की स्थिति हो तो उस समय कुछ मौलिक अधिकार को निलंबन किया जाता है। अनुच्छेद 352 के तहत अगर राष्ट्रीय आपात लगा हुआ हो तो अनुच्छेद 358 के तहत जो अनुच्छेद 19 के प्रावधान है स्वतंत्रता का अधिकार, यह सब अपने आप खत्म हो जाते हैं, यानी कि इसको खत्म करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा हुई उसी समय अनुच्छेद 19 जो है उसका अधिकार समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 359 के तहत बाकी के मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 19 को छोड़ के बाकी के मौलिक अधिकार को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद रोक दिया जाता है। अनुच्छेद 359 के तहत यदि देश में आपातकाल लगा हो तो अनुच्छेद 19 तो अपने आप लोप हो जाती है, बाकी के जो है वो राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद होती है। लेकिन उस कंडीशन में भी अनुच्छेद 20 यानी कि दोष सिद्धि के लिए अपराध के लिए दोष सिद्धि संरक्षण और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका लोप नहीं होता है, इसका लोप नहीं किया जा सकता, यानी कि इमरजेंसी के स्थिति में भी यह चीजें बनी रहेगी। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 इसका लोप नहीं हो सकता है। 352 जब देश में लगा हो राष्ट्रीय आपात तो 358 के तहत अनुच्छेद 19 अपने आप समाप्त हो जाएगी। लेकिन बाकी के जो अनुच्छेद हैं ये 20 और 21 को छोड़ के, यानी कि 14, 15, 16 ये सभी राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद इन पर भी रोक लगाई जा सकती। तो ये थी विभिन्न प्रकार की रीट और इनसे जो बनने वाले क्वेश्चंस थे, आज हम लोग इस वीडियो में देख चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा समझ में आया होगा। इस वीडियो को देखने से पहले आप मौलिक अधिकार के जो वीडियो है उसको जरूर देखें ताकि आपको सारे प्रश्न बन सके। अगले वीडियो में हम लोग इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आएंगे ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे देखिए, समझिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी वीडियो बनाकर ला सकें। थैंक यू।